हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में हाफ इंटेलिजेंस प्रैक्टिस के पूरे टॉपिक को खत्म कर लिया था। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हम लोगों ने यह नोटिस किया था हमारे यहाँ जो फेडरल है उसमें दो टीयर के गवर्नमेंट है, एक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो दो हमारे जैसा जो हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ दो टीयर के गवर्नमेंट ही काफी नहीं होंगे, इसे एक और लेवल को हमें बढ़ाना होगा जो कि हमारा लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो यूरोप का जो एक हमारा पूरा का पूरा कंट्री बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो हमारे इंडिया के यहाँ एक स्टेट्स के बराबर है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं उत्तर प्रदेश, रसिया जो है हमारा, वो उत्तर प्रदेश उससे ज्यादा बड़ा है रसिया से, यूरोप का कंट्री और हमारे इंडिया का स्टेट। आप सोच सकते हैं हमारा इंडिया कितना ज्यादा पॉपुलेशन वाला भी है और कितना बड़ा भी है, और जिसके कारण यहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश जो है रसिया से ज्यादा बड़ा है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा महाराष्ट्र जो है जर्मनी से लगभग बराबर है। तो यह क्या कि एक स्टेट में सिर्फ हमारा बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उस डाइवर्सिटी को होल्ड करने के लिए हमारी सिर्फ ये एक जो हमारा डिवाइड करते हैं वो स्टेट लेवल पे सिर्फ काफी नहीं होता है। तो इसे हम लोग इस पावर को डिवाइड करने के लिए जो हमारे यहाँ पहले के लोगों ने देखा कि लोकल लेवल पे भी हमें पावर को डिवाइड करना होगा, हमें लोकल लेवल पे भी कुछ पावर को देना होगा, जिससे हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को देखा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का रियल मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का हमारा रियल मतलब है the power is taken from central and state government given to the local government is known as decentralization। तो जैसे कि मान लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट आया तो उससे एक नई इंस्टीट्यूशन बनी। अब वो नई इंस्टीट्यूशन बनेगी तो कुछ ना कुछ तो काम करेगी, सिर्फ उन्हें बैठ के पैसे चलाने के लिए तो नहीं बनाया गया। तो कुछ ना कुछ काम करेगी तो कहाँ से काम आएगा? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रहेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का काम मिलेगा। तो क्या एक तरीका से पावर लेने के ही बराबर है ना, क्योंकि अगर आप काम लेते तो पावर देने के ही बराबर है। तो वही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर लेके या उनके काम उनका जो दायित्व वो लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो आखिरकार ये जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है ये कहाँ से आया, ये मतलब एक किस तरीके से आया? तो हमारे अंदर लोगों को यह महसूस हुई होगी, कुछ तो कमी हुई होगी, जिसके कारण ये जो एक और इंस्टीट्यूशन की हमारे यहाँ जरूरत पड़ी। तो ये किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमें कुछ लोकल एकदम एरिया में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट तो स्टेट लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो और जो लोकल लेवल पे जैसे गवर्नमेंट बनेंगे तो उस एरिया से कोई एक व्यक्ति व एक पर्सन इलेक्टेड होगा। तो वो क्या है, अपने लोगों को जानता है और उनकी समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो भी वहां ही रहता है और वहां के प्रॉब्लमों को जानता है। और वो और उसे यह भी पता होगा कि हम यह काम करेंगे तो यहाँ यह सुधार हो सकता है, और कि मतलब यह काम करने से सुधार हो सकता है। तो लोकल गवर्नमेंट का यही से हम लोग का आइडिया है कि जो पीपुल के इशू है लोकल लेवल पे, हमारी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व किस तरीके से की जा सकती है कि एक हमारा अलग टियर होना चाहिए। और ये जो हमारा जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ स्टेट लेवल तक रखने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री और ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। तो ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया था तो हमारे रूरल एरिया में पंचायत और अर्बन एरिया में हमारा जो है म्यूनसिपैलिटी का सेटअप किया गया था। मतलब सेटअप कह सकते हैं कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी क्रिएट किया गया था और पंचायत क्रिएट किया गया था। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में आप लोग तो जानते हैं, जैसे कोई गाँव है तो वहाँ पंचायत होता है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ म्यूनसिपैलिटी होती है। तो लेकिन ये सब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब पावर को लिख नहीं दिया गया था, तब तक ये एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो सका। क्योंकि ये इतना ज्यादा पावर देते हुए लोकल गवर्नमेंट को सारा चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही था। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था तो वो क्या करते थे, इलेक्शन रेगुलर नहीं करवाते थे, सही से उनको चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं आते थे, फिर उनके पास कुछ पावर नहीं होता था। तो ये क्या एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट माना गया। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना पड़ा इसे। तो हम लोग कुछ पॉइंट है उसके, तो हम लोग चलिए उसे देखने जा रहे हैं, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स लिया गया था 1992 में। तो जिससे कि हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो वो ज्यादा पावरफुल हो पाए और इफेक्टिव हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग पॉइंट शुरू करते हैं। होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी, मतलब कि जो हमारा जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब लोकल इलेक्शन को करवाना मैंडेटरी नहीं था तो ज्यादातर स्टेट्स में नहीं करवाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसा करवा दो और जब कोई जरूरत नहीं है तो हम क्यों नहीं करवाएं, उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में अवॉइड कर दिया जाता था। लेकिन जब 1992 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनली कर दिया गया कि हमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रेगुलर इलेक्शन करवाना पड़ेगा और ये जरूरी है, तो इसे मैंडेटरी कर दिया गया था। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, मतलब कि
हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि SC ST और OBC जो है बहुत पिछड़े व्यवहार के हैं, तो उन्हें लोकल गवर्नमेंट में कुछ सीट्स रिजर्व किया, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किया, मैंडेटरी बना दिया जाता है, एक तरीके से लीगली प्रूव कर दिया जाता है कि कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए उनके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी में इलेक्शन के लिए। और ये वाला मुद्दा तो अभी चल ही रहा बहुत ज्यादा, SC ST का रिजर्वेशन वाला, तो अगर आप लोग न्यूज देखने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग को पता ही होगा। फिर हमारा तीसरा है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब कि हमारा जो टोटल सीट्स ऑफ नंबर है उसमें से 1/3 जो है हमारा वो रिजर्व कर दिया जाता है वुमेन के लिए हर एक लोकल गवर्नमेंट में। मतलब हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में क्या जैसे वार्ड होता है ना हमारे यहाँ, उस तरीके से 1/3 में वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, सिर्फ कि यहाँ इस 1/3 एरिया से सिर्फ वुमेन ही इलेक्शन लड़ सकती है, सिर्फ वुमेन वहां से खड़ी हो सकती है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। मतलब कि हमारे ये जो इंडिया के लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाती है वो इलेक्शन कमीशन होती है, तो स्टेट्स के लिए अलग से स्टेट्स इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जो कि क्या करेगी हमारा कि हर एक स्टेट में लोकल लेवल पे इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाएगी, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाएगी। और फिर हमारा जो है दूसरा पॉइंट है द स्टेट्स गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी और कुछ रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर लोकल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होगी तो किस मतलब का इतना ज्यादा सब कुछ करना, और अगर रेवेन्यू शेयर नहीं किया जाएगा तो हमें कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मनी की तो जरूरत पड़ती है, तो अगर मनी ही नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलेगा, तो ये हमारा जरूरी है। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े वो आफ्टर 1992 के बाद है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की टुवार्ड लिया गया था लोकल गवर्नमेंट को और इफेक्टिव और मोर पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब तक यह कुछ प्रूवन नहीं कंफर्म नहीं कर दिया जाता कि आपका जरूरी ही है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है उसके, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को रेगुलर नहीं करवाते थे, किसी साल करवाया किसी साल नहीं करवाया, जब उनका टर्म आता था एक टर्म में करवाया एक टर्म में नहीं करवाया, ऐसा क्या रहता था। तो ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन के टुवार्ड से 4 पॉइंट को देखा, तो अब हम लोग कुछ और टॉपिक और कुछ और पॉइंट्स इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज है जो ग्राम पंचायत, मतलब कि हमारा ये जो पूरा है हमारा लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, किस तरीका से लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से क्या बोलते हैं पार्ट में बटा हुआ है स्ट्रक्चर हम लोग इसे कह सकते हैं। तो ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज है जो ग्राम पंचायत, मतलब कि एक जो हमारा विलेज है या फिर कुछ विलेजों को मिला के हमारा ग्राम पंचायत बनता है। आप लोगों ने ग्राम सभा भी सुना होगा, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में यह डिफरेंस होता है कि ग्राम सभा जो सभा होता है ना, जब क्या बोलते हैं पूरे गांव के लोग को बुलाया जाता है तो उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत जो है ना वो एक क्या होता है बॉडी है जिसके अंदर सारा काम होता है, लेकिन ग्राम सभा जो हमारा गांव जब हमारे गांव में सभा बुलाई जाती है उसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का। और ये जो ग्राम सभा पंचायत के जो मेंबर्स रहते हैं उसे हम लोग पंच भी कहते हैं, जिसे जो आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा सुना भी होगा कि ये जो हमारा सवाल लगता है उसका जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन बताते हैं वो हमारे पंच होते हैं। वो 5 मेंबर्स का ग्रुप रहता है पंच, इसे हम पंच के नाम से जानते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं। फिर इसके जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो सारे एडल्ट लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं, यानी 18+ उसके द्वारा चूज किए जाते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, मतलब कि हमारा ये जो होल ग्राम पंचायत का जो बॉडी है ये वर्क किसके अंदर में करता है, तो ये ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान दीजिएगा कि ग्राम सभा जब हमारा बिठाया जाता है तो उसमें क्या बोलता है पूरे गांव के इश्यूज को देखा जाता है और देखा जाता है ये क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके ऊपर डिस्कस चलता है, फिर हमारा डिसीजन आता है। तो डिसीजन के ऊपर ही काम होगा। तो इसका यहाँ मेन मतलब ये है कि तो जितना हमारा ग्राम सभा का डिसीजन आया तो बाद में हमारा डिसीजन है कि अब क्या काम करना है, तो एक तरीके से वो क्या होगा कि ग्राम पंचायत सारा उसके सुपरविजन के अंदर ही काम करता है ग्राम सभा के अंदर। दे हैव टू मीट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट, मतलब कि ये जो है हम साल में 2 या 3 बार मिलते हैं, किस कारण से, तो एनुअल बजट को अप्रूव करने, मतलब अब हमारा क्या काम हुआ, कितना बजट पास होगा, क्योंकि काम करवाने के लिए बजट भी देखना पड़ता है। और यह भी वो चेक करने के लिए करते हैं कि गांव में पूरे साल भर में क्या काम हुआ, क्योंकि पूरे सालों में 2-3 बार मीटिंग होती है, तो उसमें वो लोग एनुअल बजट अप्रूव करते हैं, एनुअल बजट का बनाते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो साल भर में क्या काम हुआ एक तरीके से रिव्यू देते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का काम होता है। ये हमारा सबसे नीचे के लेवल पे होता है। ग्राम पंचायत सबसे लास्ट मतलब सबसे पहला जो है सबसे लोअर लेवल पे वो हमारा ग्राम पंचायत होता है। फिर हमारा दूसरा है ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत और कॉल्ड ब्लॉक, मतलब कि जब हमारा जैसे कि किस तरीके से हम लोगों ने कुछ विलेजेस को मिला के ग्राम पंचायत बनाया, अब कुछ ग्राम पंचायत को मिला के एक ब्लॉक बनेगा, जिसे कि हम लोग पंचायती राज जिसे कि हम लोग मंडल के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक या मंडल या तालुका भी कहते हैं हम लोग इसको।
और ये किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये ग्राम पंचायत के मेंबर, इसके जो मेंबर होते हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। तो ब्लॉक का मतलब, और ये जो है इंटीमेटरी लेवल होता है, मतलब कि अगर आपका ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बड़ा नहीं है तो वहाँ ब्लॉक नहीं होगा, वहाँ सीधा ग्राम पंचायत और जिला परिषद होगा। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो वहाँ ब्लॉक भी होता है। फिर हमारा जो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। मैं आप लोगों को एक बात एक लास्ट चार्ट तरीके से समझा दूंगा। फिर ग्रुप ऑफ ब्लॉक जिन्होंने जिला परिषद, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विलेज से पंचायत, फिर पंचायत से ब्लॉक, अब कुछ ब्लॉक्स के समूह को मिलाकर बनाया जाता है जिला परिषद, और इसके मोस्ट ऑफ द जो मेंबर रहते हैं वो इलेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ मोस्ट ऑफ द मेंबर इलेक्टेड कहने से मेरा क्या ताल्लुक था कि इसके जो अधिकतर मेंबर वो इलेक्टेड रहते हैं। बाकी जो सीट्स बची हुई है वो किनको मेंबर बनाया जाता है उस सीट्स पे, तो वहाँ बनाया जाता है कभी एमएलए रहते हैं, कुछ ऑफिशियल्स रहते हैं, गवर्नमेंट के आदमी रहते हैं, फिर इन सभी को बनाया जाता है। तो ये होता है मोस्ट ऑफ देम वो इलेक्ट होता है, लेकिन जो पहले से एमएलए वो तो इलेक्टेड है, और एमएलए का उनके पास पोजीशन भी है तो उन्हें डायरेक्ट मेंबर बना दिया जाता है जिला परिषद का। तो फिर उसके बाद हमारी म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन। म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारा सिर्फ टाउन में होता है, रूरल एरिया में नहीं होता है। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि बिग सिटी जो हमारा चलाया जाता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप्स इन टाउन, बिग सिटीज कंस्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी हमारे टाउन में ही सेटअप होता है, अर्बन एरिया में, और बिग सिटीज कंस्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिग सिटी जो हमारा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चलाया जाता है। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर रहते हैं वो दोनों के ही मेंबर इलेक्टेड होते हैं, वो जनता के क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके मेंबर। फिर म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन होते हैं वही पॉलिटिकल हेड होते हैं हमारे म्युनिसिपैलिटीज के। और फिर जो हमारा ये जो क्या बोलता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स यानी चेयरपर्सन है वही हमारे मेयर कहलाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना, आपके घर घर कभी आते हैं कि मेयर का वोट देने के लिए आपसे मांगने आते हैं, तो आप लोगों ने मेयर का नाम सुना होगा। तो मेयर वही होते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर होते हैं उसे हम लोग मेयर कहते हैं। और ये जो एक छूट गया था हमारा जिला परिषद, इसका जो क्या बोलता है जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वही पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के। तो इस पूरे लोकल गवर्नमेंट का ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया हमारे इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ऐसा पहले कहीं नहीं किया गया था, हमारे इंडिया में हुआ था। और इससे क्या हुआ, इससे सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि एकदम ग्रासरूट लेवल से डेवलपमेंट होना चालू हुआ, क्योंकि अब हमारे लोकल गवर्नमेंट के पास एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम जिसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, लोग अपने इश्यूज को बाहर रख पाते हैं। महात्मा गांधी ये एक बात ये सोच के गए थे कि अगर हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो ना तो ग्रासरूट लेवल से, सबसे नीचे लेवल से डेवलपमेंट हो, और सबसे नीचे लेवल से डेवलपमेंट करने का सबसे बढ़िया सोर्स है हमारा लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमारे यहाँ बहुत दिनों आजादी के बहुत दिनों बाद देखने को मिली। लेकिन हाँ जब आया तो बहुत अच्छा, यह एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट माना गया और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया डेमोक्रेसी में। अबाउट 36 लाख जो है हमारा क्या बोलता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में, जो कि किसी एक कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर है हमारा। तो ये आप सोच सकते हैं कि हमारे इससे कितना फायदा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का आने से। फिर हमारे क्या हुआ, वुमेन्स को क्या बोलता है रिजर्व सीट्स मिली, और नीचे के लेवल से जो है उनको एक आवाज उठाने का जरिया मिला, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उनके आसपास के हैं बहुत सारा। तो ऐसा होता है कि लोकल गवर्नमेंट में जैसे कोई हेड है तो उसे हम लोग जानते हैं, तो वो हमें हेल्प मिलती है हमारे इश्यूज को रखने के लिए, और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो उनका हेड होते हैं वो क्या होते हैं वही उसी समाज के रहते, उसी जगह के रहते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ क्या इशू है, यहाँ क्या गड़बड़ी, तो वो और अच्छी तरीके से डेवलप कर पाते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर इसी के साथ हमारा ये प्यारा से चैप्टर फेडरलिज्म में खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह पूरा फेडरलिज्म चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।